नमस्ते, मैं कंचन मरमट। आज हम पढ़ते हैं आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा में यूनिट 4, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास 1947 से 1942 तक। आज हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है आज का भारतीय संविधान में शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में स्वतंत्र होने के बाद से ही संविधान में अनेक प्रावधान बने हैं जो कि शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत हमें शिक्षा दी जाने से संबंधित जानकारी दी गई है, और हमें किसी भी प्रकार का हमारे साथ में भेदभाव होता है तो हम उस भेदभाव को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं कानूनी सहायता प्राप्त करके। यह सभी जानकारी हमें आज के बिंदु के अंतर्गत मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला अनुच्छेद 28(1). इसमें बताया गया है कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो किसी भी अधिकारी को पता चलता है तो उस संस्था के विरुद्ध संविधान की अवहेलना करने के आधार पर उस संस्था पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 29(1). इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य के किसी उपजातियों को अपनी लिपि, अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में कई ऐसी जातियां हैं और उनकी भी उपजातियां हैं। कई उपजातियों की अपनी विशेष भाषा होती है, लिपि होती है और संस्कृति होती है, तो उनको बनाए रखने में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगा कि अमुक जाति को अपनी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं बोल सकता है, वो अपनी लिपि में नहीं लिख सकता है। राज्य इस प्रकार की उनके अधिकारों को कम नहीं कर सकता, न नष्ट कर सकता है। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि किसी भी संस्था में जाति, धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव करके किसी भी व्यक्ति को प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी जाति के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके रूप के आधार पर, उसके शिक्षा के स्तर के आधार पर अगर किसी के साथ में भेदभाव होता है तो वो अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत उसके साथ में भेदभाव किए जाने पर कानूनी सहायता ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। कानून उसे अधिकार देता है, उसकी सहायता करेगा कि वो शैक्षिक संस्था उसे प्रवेश दे। तो 29(2) में यही बताया गया है कि किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा बिंदु है हमारा अनुच्छेद 30(1). इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने व प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान ये अधिकार देता है कि वह अपने शिक्षा में उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, और उस शैक्षणिक संस्थानों में वो किसी भी स्तर के व्यक्ति को अपने संस्थानों में शिक्षा दे सकता है और इस प्रकार से शिक्षा की उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सकता है और इस प्रकार से अपने रोजगारों को भी स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 30 के भाग 2 में बताया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्था में समुदाय, भाषा, धर्म, लिंग, रंग, रूप आदि के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य हम यह समझ सकते हैं कि शैक्षणिक संस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए कि सभी व्यक्ति उच्च जाति के हैं और कोई व्यक्ति निम्न जाति का है तो उसके साथ में बात नहीं करनी है या उसके साथ में खाना नहीं खाना है या उसे चिढ़ाना है। ऐसे भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। अगर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है तो वो न्यायालय
की मदद ले सकता है कि उसके साथ में ऐसा भेदभाव हो रहा है। जबकि अनुच्छेद 30(2) में आप समझ ही गए होंगे कि स्पष्टतः कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में व्यक्ति के साथ में भेदभाव न किया जाए। चौथा बिंदु है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में कहा गया था कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष पश्चात 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए। निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि सभी बच्चे जो शिक्षा से पिछड़ जाते हैं पूंजी के अभाव में, तो उन्हें पूंजी की अभाव में शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। सभी बच्चे शिक्षित बने, आगे बढ़े और शिक्षा के स्तर में उन्नति हो। पांचवा बिंदु है हमारा अनुच्छेद 46। इसमें बताया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों के शिक्षा और व्यवसाय में उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय को कम करेगा। अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उनके शिक्षा के स्तर में राज्य बढ़ोतरी करेगा और उन्हें व्यवसाय के अवसर भी प्रदान करेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है शिक्षा के क्षेत्र में भी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी। और पहले जब 3 जातियों को उच्च स्थान पर रखा जाता था और चौथी जाति को निम्न स्थान पर रखा जाता था और उन्हें नाना प्रकार के अत्याचार सहन करने पड़ते थे, उन पर शोषण होते थे। तो उन शोषण को कम करने के लिए और सामाजिक अन्याय को कम करने के लिए और समाज में समान स्तर दिलाने का कार्य भी राज्य ही करता है। अनुच्छेद 343 की बात करते हैं हम, तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी जो भाषा है, देवनागरी लिपि जो है वो राज्य भाषा है। अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अधिकारियों में जो कार्यालय होते हैं हमारे, उनमें अंग्रेजी भाषा कार्य में ली जाती है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से अगर भाषा में त्रुटि आती है तो अंग्रेजी भाषा के वाक्यों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार से हिंदी हमारी राज्य भाषा है और अंग्रेजी हमारी कार्यरत भाषा है आधिकारिक रूप से। 7वां हम पढ़ते हैं धारा अनुच्छेद। आप सभी यह जान ले कि अनुच्छेदों को ही धारा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराएंगे और ऐसे अवसर प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जो राज्य है और राज्य में जो स्थानीय पदाधिकारी होता है उसका कर्तव्य है कि वो अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए, यथासंभव ऐसे अवसर वो प्रदान करे ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। और अगर मातृभाषा रहेगी बच्चों की तो वो शिक्षा प्राप्त करने में अपनी रुचि के अनुसार विद्यालयों से दूर नहीं भागेंगे बल्कि प्राथमिक शिक्षा खुशी खुशी ग्रहण करेंगे। 8वां बिंदु है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 351। इसके अंतर्गत कहा गया है कि हिंदी भाषा की वृद्धि और विकास किया जाए और हिंदी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाए। हिंदी भाषा की वृद्धि और विकास करने का कार्य किया जाए और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया जाए। हिंदी के वृद्धि और विकास के कार्य में
केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाए, ऐसा इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो आज हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस प्रकार से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई है। धन्यवाद।